मूंछों पर ताव और फेंट में पिस्टल। चंद्रशेखर आज़ाद की ये पहचान पूरी दुनिया जानती है। मैं आशीष आनंद, द लीडर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। 27 फरवरी आज उनके बलिदान दिवस पर हमारे साथ उनके बारे में बताने के लिए मौजूद हैं क्रांतिकारी आंदोलन पर बहुत बड़ा लेखन करने वाले साहित्यकार सुधीर विद्यार्थी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के कमांडर इन चीफ थे, उनको यही कहा जाना चाहिए, तो उनके बारे में क्या ख़ास बात, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बीच में गलतफहमियों की तरह हैं, या हम उन्हें नहीं जानते हैं, या हमको जानना चाहिए। विद्यार्थी जी, आपका स्वागत है। आज़ाद जी के जो आज बलिदान दिवस है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो लेखन रहा है उसमें आपने क्या जाना उनके बारे में, और क्या इस देश को और जानना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। जन्मभूमि उनकी भावरा है, मध्य प्रदेश, लेकिन उनका पैतृक घर उन्नाव का बदरका गांव है। गरीब ब्राह्मण परिवार में वो पैदा हुए। भावरा में भीलों के बीच उनका पालन पोषण हुआ। पिता पंडित सीताराम जी वहाँ एक छोटी नौकरी के सिलसिले में वहाँ पहुँच गए थे। आज़ाद का जो जीवन का विकास है वो अद्भुत है। एक तो इस मायने में कि शिक्षा दीक्षा उनकी ठीक से हो नहीं पाई। बाद को कुछ मजदूरी के सिलसिले में वो किसी गांव में कोई व्यक्ति आया था, उसके साथ बम्बई चले गए। कुछ दिन वहाँ के मजदूरों के बीच उन्होंने जीवन बिताया, लेकिन वहाँ से भी उखड़ गए वो। फिर आए काशी, जहाँ गरीब ब्राह्मण परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, तो वो संस्कृत पढ़ने लगे वो। 1921 में असहयोग की लहर आई। एक नया प्रयोग स्वाधीनता आंदोलन में इस देश की जनता ने देखा। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बालक उस रौ में बह गए जो असहयोग की लहर आई थी, और उन दिनों वो बनारस में थे। उनको पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद उनको जो सज़ा दी गई है मजिस्ट्रेट द्वारा, वो 14 बेंतों की सज़ा दी गई थी। उस समय तक चंद्रशेखर आज़ाद नहीं हुए थे, बल्कि सिर्फ चंद्रशेखर थे। उस 14 बेंतों की जो सज़ा उनको दी गई और जो उनको बेंत लगाए गए, तो हर बेंत के प्रहार पर या हर बेंत के प्रहार के बाद उन्होंने भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। लेकिन इससे पहले जो मजिस्ट्रेट ने जब उनसे पूछा था, खरेघाट मजिस्ट्रेट ने, कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था आज़ाद। पिता का नाम क्या है, तो बोले थे स्वराज। रहते कहाँ हो, तो कहा जेल खाना। तो एक बच्चे के मुंह से, जिसकी उम्र लगभग 14 साल ही थी, कैसे ये निकल गया कि मेरा नाम आज़ाद है, और यहीं से वो चंद्रशेखर आज़ाद कहे जाने लगे। ये बात जनता में, तब संचार के इतने साधन नहीं थे इस तरीके के, लेकिन कैसे प्रचारित प्रसारित हो गई पूरे समाज में, पूरे देश में, कि 14 साल के बालक ने अपना नाम आज़ाद बताया और घर जेल खाना बताया। आज़ाद रिहा हो गए। लेकिन आज़ाद के जीवन में जिसके बाद जो बड़ा परिवर्तन आता है वो ये कि असहयोग की असफलता के बाद जो एक निराशाजनक समाप्ति थी, इसमें पूरे देश में एक अजीब सी कुंठा पनप गई, और ये सवाल नौजवानों के भीतर उठने लगे कि क्या इस असहयोग के रास्ते से देश की आज़ादी प्राप्त की जा सकती है या नहीं प्राप्त की जा सकती। और ऐसे लोगों में जो इस सवाल जिनके भीतर घूम रहा था, जो मंथन कर रहे थे, उनमें चंद्रशेखर आज़ाद प्रमुख थे।
उन्हें भी लगा कि नहीं, इस जरिए आज़ादी नहीं पाई जा सकती, और आज़ादी पाने का जो रास्ता है वो क्रांतिकारी आंदोलन का ही रास्ता हो सकता है। ऐसे में क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ उनका झुकाव हुआ, और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी के सरकारी रेल के सरकारी खजाने पे जो हाथ डाला गया, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हुए थे। वो इतने चंचल प्रकृति के थे कि उस समय बिस्मिल उन्हें क्विक सिल्वर कहा करते थे। वो एक जगह बैठ नहीं पाते थे। अशांत नौजवान, जो किशोर से नौजवान की उसमें एक कदम ही रख रहा था, लेकिन बहुत साहसी। तो असहयोग से जो काकोरी के मामले में शामिल होने तक की जो उनकी यात्रा है, क्रांतिकारी बनने तक की, वो इतनी ऊर्ध्व है और इतनी उत्तेजना और उल्लास से भरी हुई है कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बात को वो भारतीय क्रांतिकारी दल के काकोरी की घटनाक्रम में शामिल होने के बाद अकेले वही व्यक्ति थे, बल्कि एक और उनके साथी थे कुंदनलाल गुप्त, जो 2 लोग पकड़े नहीं गए। और जब ये पहुंचे हैं इस मुकाम पर कि काकोरी का दल बिखर जाएगा, खासतौर से फांसियों के बाद उत्तर भारत में 4 बड़ी फांसियां हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अफशाकुल्ला और ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। 3 फांसियों के बाद जो उन्होंने फरारी जीवन बिताया है, और क्रांतिकारी आंदोलन के या पार्टी के बिखरे हुए सूत्रों को जिस तरीके से उन्होंने जमा किया है, जिस तरीके से संगठित किया है, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। और उसके बाद ही काकोरी की फांसियों के बाद उनके व्यक्तित्व की ये विशेषता है, और मैं तो कहूँगा कि बड़प्पन है, कि वो अपनी अनुपस्थिति में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान, जो क्रांतिकारियों की फिर से एक मीटिंग हुई, दल को नए सिरे से गठित किया जाए, दल के नाम में एक समाजवादी शब्द जोड़ा जाए ताकि लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो सके, स्वतंत्रता के बाद प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के बाद समाजवाद हमारा उद्देश्य है। अपनी अनुपस्थिति के बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली की उस फिरोजशाह कोटला की क्रांतिकारियों की बैठक में, जो गुप्त बैठक बुलाई गई थी, उसमें पार्टी कमांडर इन चीफ चुने गए। और कमांडर इन चीफ चुने जाने के बाद उन्होंने अपने अंतिम पल तक ये साबित कर दिया कि दरअसल वो पार्टी के कमांडर इन चीफ हैं। अच्छा, ये जो उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि वो कभी पकड़े नहीं गए या बहुत सारे भेष बदल लेते थे और जो पुलिस है उसको चकमा देते थे, तो इस सारी चीज़ों का उनका क्या सोचना रहा? जो क्योंकि अभी तक सुना जाता है कि वो बाकी लोगों ने तो ऐसा नहीं किया या नहीं कर पाए, ऐसा भी है। आज़ाद ने कभी कहा था कि 2 चीज़ें हैं, कभी कभी मस्ती में गुनगुनाया भी करते थे, कि एक उनकी गुनगुनाहट जो एक लोकगीत के रूप में 2-4 पंक्तियां हमारे पास हैं, वो ये हैं कि जेहि दिन होए है सूरजबा, स्वराज, जेहि दिन होए है सूरजबा, अरहर के दलिया, चावल के भतुआ, खूब कचर के खैबो ना। अरहर की दाल और चावल, मतलब उसका भात है धान का, वो खूब पेट भर के खाएंगे। मुझे लगता है कि सबसे नीचे की पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो गरीब है, जो असहाय है, उसके लिए स्वराज इससे बड़ी क्या चीज़ है कि उसे भरपेट भोजन मिल जाए। यहाँ से उनके स्वराज की जो कल्पना थी, ये अक्सर वो अपने साथियों के बीच कभी कभी गुनगुनाने लगते थे। दूसरे वो कहते थे कि आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे, कि कोई हथकड़ी ऐसी नहीं बनी है जो चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर सके। तो ये तो परिस्थितियों की बात होती है। वो खुद उतने होशियार थे और नेतृत्व की क्षमता थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चकमा देने का उनका जो हौसला, तो इस नाते वो कभी पकड़े नहीं गए, काकोरी में नहीं पकड़े गए और अंत तक पकड़े नहीं गए। ये जैसे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो आम छवि जो दिमाग में बनती है, लोगों के दिमाग में एक तस्वीर बनती है, या हम जो तस्वीरें देखते हैं, जो हमने देखी हैं, उससे यह जो चर्चाएं रहती हैं वो इस तरह की रहती हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो एक ख़ास किस्म की, जैसे उनका ये लगता है कि वो केवल हथियार या ताकत के बल पे चुनौती देने की
सामर्थ्य रखने वाले कोई व्यक्ति थे। उनके वैचारिक योगदान के विषय में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। जैसे उनकी तुलना में भगत सिंह की वैचारिक योगदान की तुलना काफ़ी होती है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का वैचारिक योगदान पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में क्या रहा, ये भी एक जानने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद या कोई भी दो क्रांतिकारियों की तुलना, चाहे अपने देश के हों या किसी दूसरे भूखंड के हों, नहीं की जा सकती। हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी और शैली होती है। आज़ाद ने कुछ अपने जीवन में लिखा और बोला नहीं, लेकिन लिखना और बोलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी से जो उन्होंने लिख दिया, जो इबारत लिख दी, वो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे ऊपर हमेशा दर्ज रहेगी। और सोचने की बात यह है कि भगत सिंह भी क्रांतिकारी थे। भगत सिंह ने जो लिखा और बोला, अदालत में जो बयान दिए, दस्तावेज के रूप में जो चीज़ें सामने आई हैं, उससे साफ जाहिर है कि भगत सिंह एक बड़े बौद्धिक क्रांतिकारी थे। उनकी श्रेणी का कोई दूसरा क्रांतिकारी इस स्तर का उनके नज़दीक नहीं खड़ा दिखाई देता। लेकिन भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी ने चंद्रशेखर आज़ाद का नेतृत्व तो स्वीकार किया और निरंतर स्वीकार किया। और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बड़ी खूबी यह है कि भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी के साथ वो कदम से कदम मिला के चलते रहे। आखिर इस बात की चर्चा बार बार होती है कि हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के बाद और काकोरी की फांसियों के बाद जो दल का पुनर्गठन हुआ है, और उसमें समाजवादी शब्द केवल दल के नाम में जोड़ा गया है, दल के संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। और इस बात को जरूरी भी नहीं समझा गया कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसमें कोई परिवर्तन किया जाए। यानी लक्ष्य समाजवाद का पहले से ही स्पष्ट था। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनता के मन में ये चीज़ आए, उसके जहन में उतरे, वो देखे कि पार्टी के नाम के साथ समाजवादी शब्द जुड़ा है, तो जाहिर हो जाए कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है। तो उस समाजवाद की धारणा को, उस कंसेप्ट को उसके पार्टी के जो नेता थे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने किस तरीके से आत्मसात किया। प्रारंभिक जो साहित्य उन दिनों आता था, समाजवादी साहित्य सोवियत संघ से आने लगा था, यहाँ भी चीज़ें छपने लगी थी, प्रचारित प्रसारित होने लगी थी, और उनसे भारतीय क्रांतिकारी निरंतर प्रेरणा पा रहे थे। उन प्रारंभिक चीज़ों को चंद्रशेखर आज़ाद निरंतर अपने साथियों से, कई बार कुछ ऐसी पुस्तकें होती थी जो अंग्रेजी में होती थी, तो चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों से उन्हें पढ़वा के भी सुनते थे। तो उस चेतना को उन्होंने अपने भीतर उतारा और अंततः उसके नेतृत्वकर्ता बने रहे। कोई ऐसा एक्शन चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व के बाद भी, काकोरी के घटनाक्रम में उन्होंने हिस्सेदारी की, पकड़े नहीं गए, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद जब से उन्होंने पार्टी का नेतृत्व संभाला, तब से अंतिम समय तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, चीज़ों से मतलब मेरा अंत है कि पार्टी ने जो एक्शन लिए हैं, जैसे दिल्ली में गाडोदिया स्टोर था, उसमें एक लूट की थी क्रांतिकारियों ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। रुपया बहुत नहीं मिला था, केवल 13,000 रुपया हाथ आया था। और उस गाडोदिया स्टोर के जो मालिक को ये पता लगा कि ये क्रांतिकारियों का काम है, तो उसने तहकीकात को आगे नहीं बढ़ाया। दौर देखिए कैसा था वो। और भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका है, उसके पीछे भी नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद का है, आसपास है, सारी उनकी ड्यूटी है। जिस समय उससे पहले सैंडर्स को जब मारा है, तो एक समय ऐसा आ गया था कि उनका पीछा किया गया। एक उसमें सिपाही भी था चानन सिंह, जिसको बाद में गोली भी लगी। तो वो जिस तरीके से दौड़ हो रही थी कि मार के जब भागा है, एक ही गोली चलाई जीवन भगत सिंह ने सैंडर्स पर और राजगुरु ने। तो जब ये लोग मार के भागे तो एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब पकड़ जाएंगे, कभी आगे पुलिस का आदमी है, एक दूसरा पीछे है, कभी वो आगे हो जाओ। और उस समय जो गोली चलाना है वो बहुत खतरे की बात थी। जिस चंद्रशेखर आज़ाद ने जो बचाया है उनको, कि पीछे जो लोग दौड़ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए भगत सिंह और राजगुरु को, उन पर गोली चलाना उस दौड़ के बीच बहुत पक्के निशानेबाजी की बात थी। और गोली चानन सिंह को लगी। खतरा इस बात का भी था कि वो गोली भगत सिंह या राजगुरु को भी लग सकती थी, लेकिन ऐसा पक्का निशाना उनका था। उसके लिए पार्टी के साथियों को ट्रेनिंग भी दिया करते थे। गाडोदिया स्टोर डकैती के बाद जिस समय
वहाँ से क्रांतिकारी फरार हुए हैं। हिंदू कॉलेज के हॉस्टल में भी कुछ लोग रहते थे वहीं से। तो ये फरार होके पहुँचे हैं गढ़वाल। एक नाथोपुर गांव है, नाथोपुर गांव के एक भवानी सिंह नाम के क्रांतिकारी थे इनके साथ, जो आखिरी समय तक 27 फरवरी 1931 को सवेरे तक दोनों लोग कटरा मोहल्ले इलाहाबाद में साथ साथ थे। उनके गांव गए और अपने कई साथियों को लेके गए। उसमें हजारी लाल थे, विशंबर दयाल थे, भवानी सिंह थे, और इनके पिता चूँकि फौज में रह चुके थे भवानी सिंह के, तो उनको जो परिचय उन्होंने बताया कि ये तो एक आर्मी के पदाधिकारी हैं और दूसरे लोग इनके और वो हैं। और तो उतने जितने दिन वो वहाँ रहे उतने दिन गढ़वाल के जंगलों में चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को पिस्तौल चलाने की ट्रेनिंग देते रहे, निशानेबाजी की। और जब वहाँ से चलने लगे तो ये गोली उन्होंने एक पेड़ पे तने में उसके लगाई मारी, जो आज भी उसके अंदर मौजूद है। वो पेड़ है, उस पेड़ का नाम रखा गया है आज़ाद वृक्ष। तो भवानी सिंह जब तक जीवित रहे उन्होंने अपनी कोशिशों से वहाँ उसका एक घेरा बना के, चार दीवारी छोटी सी बना के आज़ाद वृक्ष उस पर लिखवा के और एक गेट भी लगवाया है। तो गढ़वाल में अपने साथियों को ट्रेनिंग देने की वो याद दिलाता है। तो ये जो आज़ाद का ये वैचारिक पक्ष है, उनके जीवन से भी समझना चाहिए कि अंततः एक बहुत ईमानदार समाजवादी पार्टी, देश की पहली समाजवादी पार्टी, ये मौजूदा समय की समाजवादी नामधारी पार्टी नहीं, जिन्होंने समाजवाद और स्वतंत्रता के लिए इतने बड़े बलिदान दिए, उस पार्टी का नेतृत्व अंततः आज़ाद ने किया। आज़ाद के पूरे सारे साथियों ने, पूरी पार्टी ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और आज़ाद उस नेतृत्व पर एकदम खरे उतरे। ये जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो बातचीत है अभी तक, कुछ उनके बारे में जो कहानियाँ किस्से सुनाए जाते हैं या वो घटनाएं कितनी, उनके तथ्यों को लेकर कोई ऐसी आपको लगता है कोई समस्याएं हैं जो लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है? नहीं, पहली बात तो ये है, जिस एक तस्वीर को लेके बात होती है प्राय और उनकी एक छवि की, कि उसमें पिस्तौल उनके हाथ में है या कमर में लगी हुई है, नंगे बदन है, मूँछों पे एक हाथ है, जनेऊ भी है, जनेऊ हुई है। दरअसल एक असली तस्वीर है ये। अब उसको कोई रूप दे दिया गया, हाथ में उससे पकड़ा दिया गया, वो एक अलग बात है, या पिस्तौल लगा दी गई कमर में, ये ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि उनके एक बहुत ही प्रिय साथी, बहुत ही नज़दीक के साथी, मास्टर रुद्रनारायण, जो मूलतः तो कभी शाहजहाँपुर के रहने वाले थे, और ये कम लोगों को पता है कि उन्होंने झांसी की रानी की कहानी बहुत प्रिय थी। तो एक बार झोला डाल के वो झांसी चले गए, तो फिर वहाँ से लौटे नहीं मास्टर रुद्रनारायण। मास्टर रुद्रनारायण की खूबी ये थी कि वो क्रांतिकारी थे, वो अध्यापक थे, वो चित्रकार थे, वो मूर्तिकार थे, वो फोटोग्राफर थे, वो जो कुश्ती दंगल इसकी कला में बहुत माहिर थे, सिखाते थे उसको। कितनी खूबियाँ एक व्यक्ति में थी। झांसी में आज भी एक प्रतिमा लगी हुई, अद्भुत प्रतिमा है जो मास्टर रुद्रनारायण ने बनाई है, रानी झांसी की प्रतिमा, घोड़े पे सवार, उसको देखते रह जाते लोग। आज़ाद की तस्वीर बहुत शुरुआती दिनों में है। लोग जनेऊ को लेकर, कई लोग जो हमारे प्रगतिशील लोग कई बार कहने लगते हैं कि तस्वीर से जनेऊ पड़ा हुआ है, वो बहुत शुरुआती दौर की तस्वीर है। जब वो एक व्यायामशाला में व्यायाम कर रहे थे, वो मास्टर साहब के पास एक कैमरा हुआ करता था, तो वो चुपके से आज़ाद की तस्वीर खींचने पहुंच गए सामने। जब वो खींचने लगे तो अचानक मास्टर साहब की नज़र पड़ी उन पर और उनकी इन पर पड़ी। कैमरा उन्होंने सेट किया तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो? तो बोले फ़ोटो खींच रहे हैं। माने नहीं वो, तो बोले रुको तो ज़रा। तो उन्होंने ऐसे किया तो वो तस्वीर खिंच गई। तो वो सही है कि उनके यहाँ जनेऊ पड़ा, लेकिन जनेऊ पहने रहने और जनेऊ को उतारने और जनेऊ के बाद पूरा क्रांतिकारी संग्राम का नेतृत्व करने और क्रांतिकारी चिंतन, विचार, पक्ष, उस आइडियोलॉजी को अपने भीतर उतारने में वो उनकी एक लंबी यात्रा है। तो उस यात्रा पे गौर किया जाना चाहिए और सिर्फ उस तस्वीर से उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। तस्वीर की बात आई तो एक और बात बता दें कि आज़ाद की बहुत कम चित्र हैं। एक चित्र उनका एक चरखे के पास 1981 में ऊंची धोती पहने हुए एक 14 साल का बालक खड़ा हुआ है, एक तरफ चरखा रखा हुआ है, वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये बहुत प्रचलित जो ही आज़ाद की कि मूँछों पे हाथ रखे हुए, नंगे बदन, नीचे धोती पहने हुए हैं। एक तस्वीर उनकी और है जिसमें वो मास्टर रुद्रनारायण की पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, दो उनके छोटे छोटे बच्चे साथ में खड़े हुए हैं। एक ये तस्वीर है। आज़ाद जब क्रांतिकारी जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, पार्टी के नेतृत्व करता भी हो गए, सेनापति हो गए,
तो उन्हें ध्यान आएगा पुलिस तो निरंतर पीछे पड़ी हुई है, बड़ा खतरनाक जीवन जी रहे हैं, और निश्चय ही आज़ाद जैसा खतरनाक जीवन किसी ने नहीं जिया। मैं तो ये भी कहता हूँ कि शायद लेनिन ने भी कहीं कहा है कि प्रत्येक क्रांतिकारी की ज़िंदगी जो है वो 2-2.5 साल से अधिक नहीं होती, अगर वो वास्तविक क्रांतिकारी है, सक्रिय क्रांतिकारी है। लेकिन आज़ाद ने रिकॉर्ड 6.5 साल की क्रांतिकारी जिंदगी निरंतर जी, और पुलिस उनको नहीं पकड़ पाई। लेकिन कहते थे कि वो इतने समय में ही 2-2.5 साल की जो क्रांतिकारी की एक ज़िंदगी है, उतने समय में ही अपने अरमान उस व्यक्ति को निकाल लेना चाहिए। अगर ऐसा उसने नहीं किया, जो ख्वाहिशें उसकी हैं क्रांतिकारी अभियान में, तो वो पकड़ा जाएगा और जेल के भीतर जाकर डिमोरलाइज हो जाएगा कि अरे हम कुछ कर भी नहीं पाए। कहीं किसी दिन पुलिस की किसी नाले के किनारे, सड़क के किनारे मरा हुआ पड़ा होगा वो। लेकिन आज़ाद ने निरंतर सक्रिय, मतलब विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। तो ये जो उनकी तस्वीरें हैं, इस तस्वीर के बारे में एक ये है कि उन्होंने एक बार चिंता हुई उन्हें कि मेरी तस्वीरें इनके पास हैं और वो पकड़ जाएंगी। तो उन्होंने मास्टर साहब को आदेश दिया, आदेश इस नाते के पार्टी के लीडर थे, कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम मेरी तस्वीरों को जाकर नष्ट कर दो, मिलने नहीं चाहिए, पुलिस है सरकार के हाथ। मास्टर साहब जानते थे कि इतिहास है, और आज़ाद दरअसल एक क्रांतिकारी नायक हैं, बल्कि नायक ही नहीं बल्कि महानायक हैं। अब तो महानायक नकली भी, फिल्मी भी महानायक पैदा हो गए हैं, वो एक अलग पक्ष है। तो उन्हें पता था कि अगर हम इस तस्वीर को नष्ट कर देते हैं तो ये दुर्लभ तस्वीरें फिर तो किसी को मिलेंगी भी नहीं। तो गए और उन्होंने अपने झांसी वाले उस मकान में दीवार को खोद के उसमें 2 शीशों के भीतर वो तस्वीरें लगाईं और उसको अंदर रख के उसको मिट्टी से लेस दिया, और आज़ाद से झूठ आके बोल दिया। ऐसे झूठ को भी हम सलाम करते हैं कि वो तस्वीरें हमने नष्ट कर दी। आज़ाद को भरोसा हो गया कि उनकी दोनों तस्वीरें जो उनके पास हैं नष्ट हो गई हैं। और आज़ादी के बाद मास्टर साहब ने वो दीवार से वो तस्वीरें निकाली। फिर ये जो मूँछों वाली तस्वीर है, मूँछे पे हाथ रखे हुए, इस तस्वीर को उन्होंने पेंट भी किया है। वो पेंटर बहुत गजब के थे। और फिर एक सर्वप्रिय तस्वीर हो गई, बड़ी लोकप्रिय भी हुई। इतनी लोकप्रिय हुई कि हमें याद है कि सन 60-62 के आसपास या थोड़ा और आगे हमारी नज़र पड़ी है कि अगर किसी ने जिंदा रखा है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह को, तो कोई बुद्धिजीवियों ने जिंदा नहीं रखा, ना वामपंथियों ने जिंदा रखा, इस देश के लोक ने उन्हें जिंदा रखा। ट्रक के दोनों दरवाजों पर मुझे याद है कि क्लीनर का दरवाजा होता है, एक ड्राइवर के चढ़ने का होता है, दोनों दरवाजे पर आज़ाद भगत सिंह की फोटोएं होती थी। गांव में जो हाट मेले लगते थे, उन्हें पान की दुकानों पर हमने देखा कि बीच में एक बड़ा सा आईना है जिसमें चेहरा देखा जा सकता है, और उसके उसी साइज में दोनों तरफ 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक चंद्रशेखर आज़ाद की और एक भगत सिंह की। वो पान के दुकानदार या वो ट्रक ड्राइवर या क्लीनर आज़ाद भगत सिंह को पूरी तरीके संपूर्णता में नहीं जानते थे, लेकिन प्यार था उन्हें उनसे। उन्हें मालूम था कि देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। एक बात और कहना चाहेंगे जो हमने इससे पहले भी कही कि न जिंदा रखा बुद्धिजीवियों ने और न बुद्धिजीवियों ने मूल्यांकन किया। सबसे ज़्यादा लोकगीत कौन रचता है? गांव की अपढ़ जनता, कम पढ़ी लिखी जनता, वो लोकगीत रचती है, उसमें उसकी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो इस देश की जनता ने, नायक तो बुद्धिजीवियों ने बनाया आज़ाद को, वो तो नायकत्व के जिस मुकाम पर प्रतिष्ठित हो गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, वहां से कोई उन्हें विस्थापित नहीं कर सकता। क्रांतिकारी आंदोलन का कोई विरोधी भी व्यक्ति, कोई गांधीवादी या कांग्रेस की विचारधारा का व्यक्ति, वो इस जगह विस्थापित हो गए हैं कि वहां से उन्हें विस्थापित करना बहुत कठिन है। और इसलिए कठिन है, वो लोक का अंग बन गए हैं। जितने लोकगीत भगत सिंह पर इस देश की पढ़ी लिखी नहीं बल्कि गैर पढ़ी लिखी जनता ने या अपढ़ जनता ने बनाए हैं, गाए हैं, कंठ दर कंठ, उनका कोई रचयिता नहीं है, वो आज़ाद और भगत सिंह है। तो वो लोक नायक हैं। और हम ये भी बात इसमें जोड़ना चाहेंगे कि भविष्य का कोई चंद्रशेखर आज़ाद बुद्धिजीवियों के बीच से नहीं उपजेगा, वो लोक के भीतर से उपजेगा, वहीं जन्मेगा और वहीं क्रांति का कोई अभियान अपने दम पर शुरू करेगा। ये बात आपने जो कही कि बुद्धिजीवियों के बीच से कोई चंद्रशेखर पैदा नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों मानते हैं आप? नहीं, बुद्धिजीवी हम तो बहुत खुले शब्दों में कहें कि वो बहुत तर्क और बहसों में ज़्यादा है। कभी कभी लगने लगता है कि हम केवल तर्कवादी नहीं बल्कि केवल तर्क करने वाले लोग हैं। कि जैसे आज़ाद का भी हम विश्लेषण करते हैं कि आज़ाद ने कुछ लिखा नहीं, आज़ाद कम पढ़े लिखे थे। अगर एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने पार्टी का नेतृत्व तो इस खूबी के साथ संभाला है, जिसके नेतृत्व को भगत सिंह जैसे बौद्धिक क्रांतिकारी ने स्वीकार किया, कहीं सवाल या निशान नहीं लगाया है,
तो ये सोचने की बात है कि नेतृत्व कोई बुद्धिजीवी नहीं करेगा, वो करेगा जो जिसने देश की जनता की, इस देश की आत्मा को समझाए, मिट्टी को समझाए। जैसे मुझे घटना याद आती है जो बहुत बात की है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में चंद्रशेखर आज़ाद की एक आदमकद, बल्कि और थोड़ी आदमकद से भी बड़ी प्रतिमा 10-12 फीट की लगने जा रही थी। उसका अनावरण करने गए थे, बुलाया गया था डॉक्टर भगवान दास माहौर, जो चंद्रशेखर आज़ाद के नज़दीकी साथी थे झांसी के, बाद में उन्होंने PhD करके अध्यापक हो गए थे, भगवान दास माहौर। तो माहौर जी को वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा का अनावरण करते हुए दिल का दौरा पड़ा, वहीं गिर गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल में रहे और उसके बाद वहीं उनका देहांत भी हो गया। बहुत कुछ कह नहीं पाए वो, न उनसे कोई पूछताछ कर पाया। सघन चिकित्सा कक्ष में वो थे और सघन चिकित्सा निगरानी में भी थे, लेकिन बार बार उनके मुंह से एक वाक्य निकल जाता था जो हम लोगों को याद आ जाता है कि भगत सिंह तुम चिंता मत करो, हम आज़ाद को मना लेंगे। ये खूबी आज़ाद की थी। आज़ाद अपने साथियों को बहुत प्यार किया करते थे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, अपने परिवार का जैसे कोई सदस्य होता है उस ढंग से। लेकिन नेतृत्व उनका बहुत सख्त भी था। अगर नेतृत्व उनका उतना सख्त ना होता तो शायद पार्टी को जिस मुकाम पर वो अपनी शहादत के समय तक पहुंचा पाए, एकदम शहादत से ठीक कुछ एक दिन पहले पार्टी दल के विश्वासघात के कारण छिन्न भिन्न भी होने लग गई थी। लेकिन जहां पर उन्होंने पहुंचाया है, मैं समझता हूं कि आज भी अगर समाजवाद का कोई इतिहास लिखा जाए तो उसमें सर्वोच्च नाम अगर किसी दल और उस दल के कार्यकर्ताओं का या उस दल के नेतृत्व करने वाले का आएगा तो वो भारतीय क्रांतिकारी दल ही होगा, जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। ये बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको इसलिए लगती है क्योंकि आप भारत के क्रांतिकारी आंदोलन पे लिखते रहे हैं और आपका अपने आप में एक राष्ट्रवाद आपका इस मामले में बोलता है कि यही दल सर्वोच्च होगा? क्या दुनिया के अन्य क्रांतिकारी आंदोलन को आप उससे कम करके आंक रहे हैं? नहीं, हम दुनिया के अन्य क्रांतिकारी आंदोलन से नहीं, हम हिंदुस्तान के क्रांतिकारी आंदोलन का, और उसमें भी दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलन में भी आज़ाद और हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का, समाजवादी प्रजातंत्र संघ का एक बड़ा स्थान होगा। आप देखें कि भले ही 27 फरवरी 1981 को जब हम उस क्रांतिकारी के साथ जो चंद्रशेखर आज़ाद के आखिरी दिनों में सवेरे तक 27 फरवरी 1931 को कटरा मोहल्ले, इलाहाबाद के कटरा मोहल्ले में रह रहे थे वो, तो उनके साथ वो गढ़वाल से हमारे पास आए और उसके बाद शाहजहाँपुर से हम लोग दूसरे दिन इलाहाबाद गए और वहाँ अल्फ्रेड पार्क में बहुत बड़ा जलसा हुआ। ये उन दिनों की बात है, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो आए भी थे उस कार्यक्रम में। और फिर हम लोग उस घाट पे भी गए, रसूलाबाद घाट पर, जहाँ कुछ लोगों ने जहाँ दाह संस्कार उनका किया गया था, वो जगह चिन्हित थी, तो उस पर एक समाधि बना दी गई थी चंद्रशेखर आज़ाद की, उस पर भी हम लोगों ने पुष्प चढ़ाए। हमारे लिए बड़े रोमांचक क्षण थे कि उस व्यक्ति के साथ, उस क्रांतिकारी के साथ हम उस पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे, जो आखिरी दिन सवेरे तक उनके साथ रहा था, भवानी सिंह, जिन्हें बाद में भवानी सिंह रावत नाम से जाना गया, गढ़वाल के थे। बाद में जब लौटे तो पता लगा कुछ दिन बाद कि इलाहाबाद की नगर पालिका ने चंद्रशेखर आज़ाद की उस समाधि को जो रसूलाबाद घाट पर बनी थी उसको तोड़वा दिया। कितने अफसोस की बात है कि इस देश में हम के सिर्फ मतलब अपने क्रांतिकारियों के और उस पार्टी के सेनापति की मतलब कितना अपमान है कि उसके समाधि को तोड़ दिया गया, और ये देश उस अपमान को, देश के लोग मतलब सहन भी कर गए, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन उसी के बाद हमें एक समाचार मिला, एक अखबार में, शायद वो कतरन हमारे पास हमारे संग्रह में रखी भी होगी, कि टोक्यो विश्वविद्यालय में चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लग गई। तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद एक समाचार था कि भले ही यहाँ 1981 में, जिस समय CM स्टीफन इस देश के संचार मंत्री थे और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब हम लोगों ने एक मांग की थी कि चूँकि आज़ाद का बलिदान का जो 50वां साल है 1981 में आ रहा है, तो इस अवसर पर चंद्रशेखर आज़ाद पर एक डाक टिकट जारी कर दिया जाए। तो हमें याद है कि वो डाक टिकट जारी करने से मना कर दिया गया, नहीं 81 में जारी हुआ। उसी समय जो 2 डाक टिकट और जारी किए गए थे या उसके कुछ बाद, तो एक संजय गांधी पर था और एक, देखिए नाम इस समय हम थोड़ा विस्मृत कर रहे हैं, तो उन पर था। तो हमें अफसोस रहा कि 50 साल पूरे होने पर एक ऐतिहासिक अवसर था कि उस पार्टी के कमांडर इन चीफ पे
सरकार एक डाक टिकट जारी करती। यद्यपि ये भी सही है कि डाक टिकट किसी पे निकल जाने से, जारी कर देने से कोई क्रांतिकारी चेतना का न तो विस्तार हो जाता है, न इतिहास की सेवा हो जाती है, लेकिन फिर भी ये आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी थी जिसे उसने नहीं निभाया। ये जो आपने जो घटनाक्रम बताया, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे, अब तो क्योंकि 90 साल हो रहे हैं उनके बलिदान दिवस के, तो उन 90 साल पहले का जो बलिदान था और इन 90 साल जो गुजर चुके हैं, उन परिस्थितियों के आप बदलाव और उस पार्टी की जैसी कोई ज़रूरत जैसी महसूस होती है कहीं पर, या वैसा कोई अनुशासित कोई पार्टी, क्रांतिकारी संगठन कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसा ही कोई नेतृत्व हो? नहीं, निरंतर मैं तो समझता हूँ कि जिस समय हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ से हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का निर्माण, गठन और उसकी जो कार्य शुरू हुए हैं, तो इतना सा ही कालखंड इतिहास में भारतीय राजनीति में मुझे लगता है कि एक गुणात्मक परिवर्तन के तौर पे देखा जाना चाहिए। और इसलिए देखा जाना चाहिए कि 1928 में वो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में या भगत सिंह के बौद्धिक संगसाथ से जिन क्रांतिकारियों ने समाजवाद तक का अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, निर्धारित ही नहीं कर लिया था बल्कि उस लक्ष्य के लिए बलिदान दे रहे थे, लेकिन उस समय तक 1928 का वक्त याद करिए और 1929 की लाहौर की कांग्रेस तक कांग्रेस से तय नहीं कर पाई थी उसे पूरी आज़ादी लेनी भी अथवा नहीं लेनी। यहाँ तक कि मौलाना हसरत मोहानी ने जब मुकम्मल आज़ादी का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस में ही, मतलब गांधी ने भी उसका विरोध किया था और उस प्रस्ताव को अंततः कांग्रेस में गिरवा दिया गया। मतलब उनका लक्ष्य ये भी नहीं था कि हमें पूरी आज़ादी लेनी भी नहीं ली, समाजवाद तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ तक वो पार्टी पहुंची। आज़ाद के अंतिम दिनों वो पार्टी दलीय विश्वास का, कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण, जिसके चलते आज़ाद की भी मृत्यु हुई है, वो थोड़ी बिखरने टूटने लगी थी। लेकिन आज़ाद में यह क्षमता थी कि वो दोबारा उस पार्टी को खड़ा कर सकते थे और ऐसा उन्होंने कई बार, एक बार किया। लेकिन भगत सिंह से पहले 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में गोलियों से शहीद हो गए और उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत हो गई। और उससे ठीक पहले जिन अभियानों में आज़ाद के नेतृत्व में, और भी पूरी बात कहते हुए कई बार चीज़ें छूट भी जाती हैं, कि जिस समय भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना बनी थी और लाहौर में रहे थे जाके, वो अभियान भी आज़ाद के नेतृत्व में चला था। तो ऐसे क्रांतिकारी दल की आवश्यकता को, जो भगत सिंह के बाद कमोबेश ख़त्म ही हो गया, भगत सिंह की शहादत के बाद, तब कहा भी जाता है कि फैज़ाबाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी HSRA के लगभग विघटन या उसके निष्प्राण हो जाने के बाद, तो उसमें प्रस्ताव रखा गया था कि उस पार्टी को पुनर्जीवन दिया जाए। लेकिन तब मनमथ राय जैसे क्रांतिकारी, उन्होंने जो बौद्धिक क्रांतिकारी हम मानते हैं उनको, चिंतक थे वो, उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि नहीं, इस पार्टी को पुनर्जीवन ना दिया जाए, क्यों पार्टी उस तरीके से अब संचालित नहीं हो पाएगी और इससे तो बेहतर यह है कि उसको इतिहास की वस्तु बने रहने दिया जाए। तब आगे चल के योगेश दा के नेतृत्व में भूषण चटर्जी, जो क्रांतिकारी दल के महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके नेतृत्व में RSP बनी और RSP ने 1942 तक बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। राजनयन मिश्र की जो शहादत है लखनऊ जेल में फांसी, तो वो RSP के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे और RSP पर उन्होंने काफ़ी बातें कही भी हैं। तो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ जैसे दल की आवश्यकता थी और ज़रूरी नहीं है कि उसी नाम के साथ कोई पार्टी बनी रहती, लेकिन HSRA के विघटन या उसके समापन के बाद हिंदुस्तान की जो प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां थीं, जिसमें कम्युनिस्ट दलों का नाम लिया जाना चाहिए, उनके ऊपर एक ऐतिहासिक कार्यभार था कि वो उस लक्ष्य को, जिसको आज़ाद और भगत सिंह अपने मरने से पहले, अपनी शहादत से पहले छोड़ गए थे, उस कार्यभार को आगे बढ़ाते। हम ये भी मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लक्ष्य एकदम कम्युनिस्ट पार्टी है और बात को तो कम्युनिस्ट पार्टी टुकड़े टुकड़े होते, कई टुकड़े, कई ग्रुप बने उसके, तो वो लक्ष्य तो है कमोबेश, लेकिन उस रूप में वो नहीं चल पाया। शायद इसलिए भी ऐसा ना हो पाया हो, ना तो वो जनता के दिलो दिमाग में वैसी चीज़ें उतर पाई और कि
वो उनकी जो पार्टी थी वो इस ज़मीन की इतिहास, यहाँ की परंपरा को मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाई थी। अच्छा, ये ऐसा आपका इसमें क्या डिफरेंस, आपको क्या भिन्नता लगती है कि जैसे जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी थी, भगत सिंह की पार्टी, इस पार्टी में और जो बाद में जो बने हुए दल जिनको आप कह रहे हैं कि उन्होंने विरासत के तौर पे स्वीकारा, जो चाहे वो कम्युनिस्ट दल ही रहे हैं, तो उनके कार्यक्रम में, उनकी गतिविधियों में, उनके लक्ष्य और उनके आंदोलनों में आप क्या ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको लगता है कि हाँ वो चीज़ कुछ अलग थी और इन्होंने जो किया वो कुछ अलग था? इस मामले में मुझे ये लगता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह की जो पार्टी थी वो उस समय देश की आज़ादी के संग्राम की जो ज़रूरतें थीं, जो लक्ष्य थे, उन्हें ज़्यादा बेहतर ढंग से पूरा कर रही थी। और कांग्रेस के लक्ष्य उस तरीके के नहीं थे। अगर HSRA का विघटन ना हुआ होता तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की टूटी फूटी आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, एक लक्ष्य विहीन आज़ादी, क्योंकि भगत सिंह ने अपने मरने से पहले, हम भविष्यवक्ता तो उन्हें नहीं कहेंगे, राजनीतिक दूरदर्शी थे वो, और एक मुकम्मल राजनीतिक योद्धा थे भगत सिंह। इस मामले में मुकम्मल राजनीतिक योद्धा थे कि हम उसी को मानते हैं जिसके भीतर जो एक सांस्कृतिक समझ और एक साहित्यिक समझ के बिना भी कोई भी व्यक्ति मुकम्मल राजनेता नहीं बन सकता। भगत सिंह के भीतर वो सांस्कृतिक समझ भी थी और वो साहित्यिक समझ भी थी, जो उनके लेखन से, उनके वक्तव्यों से स्पष्ट होती है। जैसे अगर उनकी ड्रीम लैंड पुस्तक एक है, तो भगत सिंह ने उस पुस्तक की भूमिका लिखी थी, और इतनी आलोचनात्मक भूमिका है वो कि दूसरा कोई लेखक होता रामचरण दास के अलावा पुस्तक का, तो शायद उस भूमिका को अपनी किताब में वो बाद में नहीं देता, लेकिन उन्होंने दी। तब शायद हमारे दिमागों की खिड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही खुली हुई थी, हम ज़्यादा सहनशील थे, हम ज़्यादा वैचारिक और तर्कपूर्ण थे। और तो ये जो युग्म है, साहित्यिक और सांस्कृतिक समझ और जिसके साथ राजनीतिक समझ जुड़ती है, ये युग्म उनमें पूरी तरीके से दिखाई देता है। और बात को इसकी अनुपस्थिति, जैसे आज जो राजनेता मौजूदा समय में आपको दिखाई देंगे, वो साहित्य और संस्कृत से निरंतर विलग हैं। तो ये अलगाव पैदा हुआ। जैसे गांधी के बारे में ये बात कही जा सकती है कि गांधी अगर राजनीतिक योद्धा हैं, वो स्वाधीनता के एक सेनानी हैं, कांग्रेस के नेतृत्व करता है, तो उतनी ही पकड़ उनकी पत्रकारिता पर भी है, उतनी ही पकड़ उनके लेखन पे भी है, दूसरे लक्ष्य भी हैं, तो वो चौतरफा देख रहे हैं। और यही चीज़ गांधी को बड़ा बनाती है और यही भगत सिंह को भी बड़ा बनाती है कि किस तरीके से भाषा का सवाल हो, चाहे भाषा और लिपि का सवाल, मतलब इतना गहरा और सूक्ष्म सवाल। यानी कई बार गांधीवादी लेखक, हिंदी के जो बड़े लेखक हुए हैं, गिरिराज किशोर, जिन्होंने पहला गिरमिटिया लिखा था, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और भगत सिंह की इस लेख पे, जो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, उन्होंने लेख लिखा है। और कब लिखा है? अपने क्रांतिकारी जीवन से पहले, सन 24 में एक छात्रों की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें उनका दूसरा स्थान आया था। वो लेख आज इतिहासकारों को ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि भाषा पर विचार करने वालों को एक अनोखी दृष्टि देता है कि हमारी लिपि और भाषा क्या हो सकती है, किसी भूखंड की, किसी इलाके की, किसी देश की, और दुनिया में हमारी भाषा का क्या, दुनिया की भाषाओं के बीच हमारी भाषा का क्या महत्व हो सकता है। तो गिरिराज जी ने कहा कि भगत सिंह जैसे राजनीतिक योद्धा, जो बिल्कुल अपने शुरुआती दिनों में 1924 में छात्र जीवन में जिस तरीके से भाषा के सवाल पर देश से संबोधित हो रहे हैं, ये दुर्लभ है। चाहे अछूत का सवाल हो, चाहे धर्म और सांप्रदायिकता का सवाल हो, और सांप्रदायिक वैमनस्य का सवाल हो, तो सारे सवालों से भगत सिंह दो चार हैं। और मुझे लगता है उसने अपने राजनीतिक जीवन में, छोटे से राजनीतिक जीवन में, आप समझे अगर 1928 से उसकी शुरुआत थोड़ी और पहले मानी जा सकती है, उत्तर प्रदेश में कानपुर में आए थे वो, लेकिन 1928 में फिरोजशाह कोटला के मैदान में जो मीटिंग हुई है या उनके खंडरों में, वहाँ से अगर ठीक तरीके से भगत सिंह की सक्रियता को मान भी लिया जाए तो 1931 तक कितना है। और इस इतने से वक्त में उसने कैसी वैचारिक छलांगें लगाई हैं कि साहित्य, राजनीति, संस्कृति का कोई ऐसा विषय उसने नहीं छोड़ा जिस विषय पर उसने कहा हो, लिखा वो वाला ना हो। तो हम ये भी मानते हैं कि भगत सिंह अपने मार्फत, अपने शब्दों के मार्फत, अपने कहे के मार्फत, अपने लिखे के मार्फत, अपने बोले के मार्फत जो कह सके भारतीय क्रांतिकारी संग्राम के इतिहास में या देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में,
तो भगत सिंह वहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण क्रांतिकारी 70 साल लंबे क्रांतिकारी आंदोलन का जो वैचारिक विकास है 1857 से लेके, जब हमने ये गाया था एक लोकगीत के रूप में कि हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, यानी ये देखिए कितने प्रगतिशील गीत है। और ये जो कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये उनका लिखा हुआ है मोहम्मद इकबाल का, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखा जा सकता है। और बल्कि इस गीत से ज़्यादा बेहतर वो गीत है कि हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम मालिक हैं इसके, हमारा देश है। ये बात क्रांतिकारियों ने 1857 में कह दी, लेकिन हम उन चीज़ों को, उन दस्तावेजों को निकाल के ठीक से ना अध्ययन कर पाए, और उसमें जो जान है उसकी भी पहचान नहीं कर पाए, उसमें चेतना है उसकी। तो ये जो पूरा दौर है 1857 ही अगर सीमा रेखा मान लें, तो चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह तक 1931 तक अगर भगत सिंह के मार्फत ये पूरी चेतना बोलती हुई दिखाई देती है, तो ये क्रांतिकारी संग्राम का, पूरे क्रांतिकारी संग्राम का वैचारिक विकास और लक्ष्य बोल रहा है उसमें, अकेले भगत सिंह नहीं बोल, भगत सिंह उसके प्रमुख प्रवक्ता हैं। ये जो आपने बताया कि ये वैचारिक आंदोलन का जो विकास है उसको भगत सिंह के मार्फत, एक कहें कि उस चरम की जो है प्रस्तुति है भगत सिंह के जरिए, ये आगे जाके चरम, मतलब जो ये विकास है इसको आगे कैसे हुआ, किस रूप में लगा? जैसे कि इससे पहले जो आपने बताया भी कि आगे कुछ दलों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो हमारा जो सवाल था कि जो वो उनका संगठन था, उनकी जो पार्टी थी, वो जिस जगह जाके ठहर गई, रुक गई, आगे उसको बढ़ाया नहीं जा सका, तो वो आगे वो पार्टी किस रूप में आगे दिखाई देती है? उसका भी कोई विकास दिखाई देगा? तो पहले से वो क्या भिन्न था? वो उस रूप में तो विकास नहीं, किसी की भी दल का एक तो ठहराव आता है। आज़ाद और भगत सिंह की शहादत के बाद पार्टी में ठहराव आया, ठहरा नहीं बिखराव आ गया, और लगभग पार्टी खत्म हो गई। वो आरएसपी के रूप में आई, जिसका योगेश दास ने नेतृत्व किया था, बनाई थी, जिसमें झारखंड राज जैसे कम्युनिस्ट भी थे, और फिर छुटपुट भी क्रांतिकारी दल बाद में काम करते रहे। हाँ, जो लक्ष्य थे कि हमारा लक्ष्य समाजवाद है, शोषण के खिलाफ है, जातिवाद के खिलाफ है, धर्मवाद के खिलाफ है, धार्मिक कुरीतियों अंधविश्वास के खिलाफ है, तो वो लक्ष्य लगातार बराबर बने रहे, मौजूद रहे, और उन लक्ष्यों के प्रति संग्राम भी जारी रहे, और हम तो मानते हैं अब तक जारी हैं और वो जारी रहेंगे। ये तब तक जारी रहेंगे जैसे आचार्य के संविधान में सचिदानंद सरनाल एक बात लिख दी थी, उस परिभाषा काटा नहीं जा सकता। यानी आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में जब HSRA बना तब भी उस परिभाषा को नहीं काटा गया, संविधान को नहीं बदला गया। वो ये कि हम एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के, हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण संभव न हो। और अपनी वैश्विक दृष्टि का परिचय देते उन्होंने भी कहा था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव न हो। तो क्या हम कभी कह सकते हैं आज भी कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें शोषण संभव हो? तो जब तक इस जमीन पर शोषण है, जब तक शोषित हैं, शोषक है, तब तक ये समाजवाद की इस परिभाषा को न तो बदला जा सकता है और न लक्ष्य को बदला जा सकता। लड़ाई कभी धीमी है, कभी तेज है, कभी बिखरे रूप में है, कई बार तो क्रांतिकारी संग्राम बहुत कुछ छापेमार लड़ाई भी है। यानी HSRA के बनने से पहले, यहाँ तक हम तो ये भी कहेंगे HSRA बनने के बाद भी कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय स्तर पर क्रांतिकारी दल का निर्माण हुआ जिसका नेतृत्व आज़ाद ने किया, लेकिन बहुत से छापेमार लड़ाइयाँ तब देश के दूरस्थ स्थानों में, दूरस्थ प्रदेशों में, भूखंडों में जारी थीं, और उन लड़ाइयों का कोई एक जाई इतिहास हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी अब तक सामने नहीं आ पाया। हाँ, ये जरूर था कि उस दल के साथ जो विश्वासघात पार्टी के भीतर हुआ, जिससे दल बिखरा, ये शहादतें हुई। उसके बाद भगत सिंह ने मरने से पहले जो एक भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी इस अर्थ में नहीं कि भविष्यवक्ता थे, बल्कि एक राजनीतिक दूरदर्शी के रूप में वो थे, कि जैसा कि कांग्रेस का चरित्र है, उसके आंदोलन का अंत किसी न किसी समझौते के रूप में होगा। उस समझौता हो जाएगा, देश को पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, उसके कुछ वर्ष अफरा तफरी बीत जाएंगे, फिर लोगों को मेरी याद आएगी। लेकिन यह है कि अफरा तफरी में फिर बहुत वक्त निकल गया। क्रांति उस रूप में तो नहीं, लाक्षिक रूप से उस तरह से वहाँ नहीं पहुँच पाई, लेकिन 1946 में इस देश ने एक बड़ी बगावत देखी। मजदूर विद्रोह पर उतर आया, और सबसे बड़ी जो बगावत हुई है वो नौसेना की बगावत थी 1946 की। एक एक नौसैनिक पूरे देश का
जिसने शाही नौसेना, रॉयल इंडियन नेवी जो कही जाती थी, उसको राष्ट्रीय नौसेना में तब्दील करके और सामने खड़ा कर दिया कि ये हमारी राष्ट्रीय नौसेना है, अब शाही नौसेना नहीं है। हाँ, ये जरूर थी, एक नेतृत्व की दरकार थी। और इस देश के स्वाधीनता संग्राम ने उस समय जो बचे हुए थे, ज़्यादा क्रांतिकारी जेलों के भीतर चले गए थे, फांसी चढ़ गए, मार दिए गए थे, लेकिन तब एक राष्ट्रीय नेतृत्व की जो आकांक्षा उनकी थी वो पूरी नहीं हो पाई नौसैनिकों की, और वो छटपटा के रह गए। यहाँ तक कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उनकी आलोचना ही की थी। गांधी ने भी कहा था कि इन्हें तो देश की आज़ादी के सवाल से कोई वास्ता नहीं, बल्कि तो अपनी नौकरी संबंधी मांगों की बात करें। यहाँ तक कि अशोक मेहता या अरुणा सफल की तरफ भी वो बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। अपने अपने जहाज़ों झंडे फहरा दिए थे उन्होंने, और बहुत बड़ी बगावत थी, बम्बई इसकी गवाह है। लेकिन कोई नेतृत्व के लिए आगे नहीं आया, और अंततः उन्हें मजबूर होकर वो हड़ताल इतनी बड़ी थी, शायद वही ऐसा चोट थी आखिरी, एक तो नेताजी सुभाष का अभियान था उससे, और आखिरी इससे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में बात स्वीकार करनी पड़ी कि वहाँ सेना ने अब विद्रोह कर दिया है, और अब फौज के बल पे हिंदुस्तान पे शासन करना बहुत मुश्किल हो गया। वहीं से उनके पैर उखड़े, और उन्होंने समझ लिया कि अब शासन नहीं कर पाएंगे, तो अंततः एक ऐसा समझौता करके कि अपने लोगों को बचा के ले जाएं, और कुछ दूसरी शर्तें कि देश को एक बांटने की शर्त रख दी। नेताजी सुभाष को युद्ध अपराधी मान लिया गया, और ये भी शर्त रखी गई कि उन्हें इस समय तक हमें सौंपा जाएगा, अगर मिलते हैं अंग्रेजी देश की संपर्क भाषा बनी रहेगी। जो ब्रिटेन के जो अधिकारी यहाँ उस समय काम कर रहे थे, जिनको तनख्वाहें मिलती थी, उनको उस समय तक पेंशन जाती रहेगी जब तक कि वो जीवित रहेंगे इंग्लैंड में। और ऐसे अनेक प्रमाण मिलते भी हैं। अभी फैज़ाबाद में एक व्याख्यान देने का मुझे मौका मिला था, एक बड़ा कॉलेज है वहाँ, साकेत डिग्री कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है उसमें। तो हमने जब ये बात रखी तो वहाँ के प्राचार्य ने ये बात दरियाफ्त की थी हमारी, कि आपकी बात पेंशन वाली जो ब्रिटेन के अधिकारियों को मिलती रहेगी, अब तक मिल रही है, वो बिल्कुल सही है। ब्रिटेन से कुछ अधिकारी वहाँ आए थे और पेंशन लेके वापस गए थे। भगत सिंह ये तो जानते थे कि समझौता होगा, आंदोलन का अंत होगा, लेकिन उन्हें भी ये पता नहीं रहा होगा कि समझौता इतना घिनौना होगा। जयदेव कपूर कई बार मुझसे कहा करते थे, भगत सिंह के साथी जयदेव कपूर जिन्हें काला पानी हुआ था, कि दुनिया की किसी आज़ादी की लड़ाई जो हुई है उसमें आज़ादी का जो समझौता हुआ है वो इतना घिनौना नहीं हुआ। तो वो ये भी कहते थे कि केवल सत्ता में चेहरे बदले हैं, काले बैठ गए हैं गोरों की जगह पे, लेकिन चीज़ें नहीं बदली। और वो थोड़े फिर बार हल्के उसमें कहा करते थे, पहले गंभीर बात करते हुए बाद में हल्के उसमें आ जाते थे। हमसे कहते थे, सुधीर, एक बाटा का संयंत्र लगा हुआ है जिसमें बाटा का जूता और चप्पल बनता है, उसमें अंदर चमड़ा साफ हो रहा है, चमड़ा पहुंच रहा है, सफाई हो रही, उसकी छिलाई हो रही, कटाई हो रही, रंगाई हो रही है, फिर उसकी चप्पल और जूते बनाए जाते हैं। देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ऐसी मिली कि हमने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, जबकि आज़ादी का संग्राम जो है कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा आज़ादी मिलने के बाद भी उसे पहनाए रखना पड़ता है। अब हम बाहर बैठे कल्पना कर रहे हैं कि गगन घी का डिब्बा निकले, तो वो संयंत्र जो लगा हुआ है, जो जूते और चप्पल बनाने का बाटा का, उसे तो हमने बदला नहीं। गगन के डिब्बे की अगर हम, या घी के डिब्बे की हम प्रतीक्षा बाहर बैठे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पूरा वनस्पत तेलों से बनने वाले घी का पूरा चीज़ें स्थापित करनी पड़ेंगी, वो भी हमें सप्लाई करना पड़ेगा भीतर, उसके बाद वो बन के आएगा। तो वो तो बदला नहीं हमने, और हम बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गगन का डिब्बा क्यों नहीं आ रहा या घी का डिब्बा क्यों नहीं आ रहा। तो सरकारी मशीनरी वही रही, वही उनकी कार्य पद्धति रही, और वो इस तरीके से भी झलक जाती है कि एक बार बटुकेश्वर दत्त, जो भगत सिंह के साथ जिन्होंने संसद में बम ही नहीं फेंका बल्कि अपने पार्टी के लाल रंग के छपे हुए घोषणा पत्र और अपने सिद्धांत और आदर्शों की बात लिखे हुए पर्चे भी फेंके वहाँ। आज़ादी के बाद जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, उस समय की घटना है, याद नहीं आ रहा है कि कौन जिलाधिकारी वहाँ रहा था, उसके पास गए थे तो उन्होंने नाम सुना, और किसी ने सलाह दे दी कि आपकी गुजर बसर हो सकती है कि बस का परमिट ले लें, तो परमिट से आपको कुछ पैसा मिल जाएगा, बस कोई और उसको चलाता रहेगा। जो जिलाधिकारी ने उनसे पूछ लिया था तो उन्होंने कहा, हम स्वाधीनता सेनानी हैं, मेरा नाम बटुकेश्वर दत्त। तो उन्होंने भी कहा था, कौन बटुकेश्वर दत्त?
और स्वाधीनता सेनानी का प्रमाण पत्र लगाइए उसमें। तो वो इतने उसने उन्होंने अपमान महसूस किया कि वो उसे छोड़ के चले आए और उन्होंने उस काम को आगे नहीं बढ़ाया। बताते हैं बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सुना है हमने कि सुना था कि उन तक ये बात पहुंची थी कि बटुकेश्वर दत्त ने डीएम ने इस तरीके से कहा है। तो जिलाधिकारी से उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी कि जब बटुकेश्वर दत्त जैसे स्वाधीनता सेनानियों से, जिन्होंने इतिहास रच दिया, उनसे इस तरीके से बातें की जाएंगी तो ये तो उचित नहीं होगा। और ऐसा केवल वहीं नहीं हुआ। जिस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, कई साल पहले की बात है, 1983 के आसपास की बात रही होगी, कि वहाँ कुछ छात्रों ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया, एक मांग रखी कि सीनेट में एक वहाँ मांग रख दी कि एक विश्वविद्यालय का नाम, वो छात्रावास का नाम राम प्रसाद बिस्मिल छात्रावास रखा जाए। और ये ज्ञापन वगैरह भी दिया वहाँ, क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में काकोरी मामले में फांसी लगी थी। तो बाकायदा लिखित पूछा गया था ये बिस्मिल कौन है। तो कुर्सियों वो लोग बैठ के जिन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई, परंपरा, इतिहास, संस्कृति, किसी चीज़ का पता नहीं है, और वो उसी तरीके से कार्य व्यवहार करते रहे। हमें लगता है ये भी बहुत बड़ा एक कारण था। बटुकेश्वर दत्त को कुछ दिनों के लिए एक खाली सीट पे कुछ महीनों के लिए बिहार में विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, लेकिन वहाँ उन्होंने विधान परिषद के सदस्य के नाते जो बातें एक बार विधान परिषद में रखी, उसमें उनकी खिल्ली उड़ाई गई और उनका बहुत विरोध भी किया गया। वहाँ भी उन्होंने अपमानित महसूस किया। तो एक क्रांतिकारी चेतना का व्यक्ति जिस तरीके का आज़ादी के बाद का देश की सत्ता का, उसकी व्यवस्था का जो स्वरूप बना, उसमें कहीं एडजस्ट नहीं हो पाए। एक और घटना, थोड़ी बात तो इतर हो जाएगी, कि चंद सिंह गढ़वाली नाम के क्रांतिकारी थे जिन्होंने पेशावर में 1930 में फौज में विद्रोह किया था। अद्भुत घटना थी वो। हमें तो इस किसान आंदोलन के समय बहुत ऐसा याद आता रहा, जब फौज और पुलिस किसानों के इर्द गिर्द मतलब घूम रही है हथियारों से लैस। तो क्या कोई ऐसा सेनापति फौज का या पुलिस का ऐसा नहीं हो सकता है जो गढ़वाली की तरह कहे कि गढ़वाली को गोली मत चलाना या गढ़वाली को लाठी मत चलाना। तो एक समय गांधी ने भी गढ़वाली के इस कदम को बहुत साहसिक कदम कहा था, और ये भी कहा था देशवासियों की गढ़वाली को मत भूलना। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने गढ़वाली को बाद में उनके वृद्धाश्रम में भी जगह नहीं मिली, और पेशावर क्रांति को एक फौज के विद्रोह के रूप में लेते रहे। तो कहना ये चाहते हैं कि बाद में स्वतंत्र भारत में उन्हीं जो ब्रिटिश समय में विद्रोह करते समय उनकी संपत्ति जो गढ़वाल में थी नीलाम हो गई थी, सहकारी बैंक की बहुत देनदारी उनके ऊपर थी। तो बाद में उनकी ज़मीन की नीलामी के आदेश हुए स्वतंत्र भारत में। किसी तरीके से 1983 में हमने उसको बचाया। व्यक्तिगत तौर पे मैंने मेहनत की। बिलिट जो दिनमान ने तब मेरी बड़ी मदद की थी। तो ये व्यक्तिगत प्रयास हुए, लेकिन देश ने गढ़वाली को सम्मान नहीं दिया, और हम तो ये भी मानेंगे इसके लिए जिम्मेदार देश की जनता भी है। कई बार हम मंचों में प्रगतिशील लोग खड़े होते बोलते हैं या बुद्धिजीवी बोलते हैं, तो देश की जनता को दोष नहीं देते, लेकिन हम कई बार दोष देते भी हैं। ये हमारा थोड़ा अलग ढंग से सोचना है। इस समय गढ़वाली ने एक चुनाव सांसद के लिए लड़ा है गढ़वाल से, और हाफ पैंट पहने हुए फौजी, उनकी हाफ पैंट थी, एक बेल्ट बंधी हुई बुढ़ापे में, टीन का भोंपू लेके वो प्रचार करते थे कि मैं गढ़वाली हूँ, मेरा नाम चंद सिंह गढ़वाली है। तो इस देश की जनता ने गढ़वाली को भी संसद में नहीं भेजा। यहाँ तक कि डॉक्टर गया प्रसाद जो भगत सिंह के साथी थे, जिन्हें काला पानी हुआ था, वो विधानसभा का चुनाव कानपुर देहात से हार गए थे। भवानी सिंह रावत कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चंद्रशेखर आजाद के सर्वाधिक निकट साथी गढ़वाल से चुनाव हारे। तो इन क्रांतिकारियों को वर्तमान व्यवस्था में संसद या विधानसभाओं भेजने में भी इस देश की जनता ने बहुत कंजूसी की, और उनकी वैसे ही बड़ी उपेक्षा की। हम बहुत तकलीफ के साथ ये बात कह रहे हैं, और प्रायः कहते हैं और कह के दुखी भी होते हैं कि मैंने चंद सिंह गढ़वाली को अपने फटे हुए कपड़ों पर प्योंदे सीते हुए देखा। चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान को 27 फरवरी को 90 साल पूरे हो रहे हैं, तो आज़ाद की भी वो ज़िंदगी जो दरअसल सरबराह की ज़िंदगी थी, वही सरबराह का नेतृत्व था आज़ाद के रूप में। भगत सिंह के रूप में हम सरबराह का नेतृत्व कह सकते हैं, लेकिन पार्टी को नेतृत्व मिला है वो सरबराह का नेतृत्व था। अपनी माँ को कि उन्होंने देखभाल नहीं की, क्रांतिकारी संग्राम में लगे रहे,
एक बार कुछ पैसा पार्टी के लोगों ने कहा कि माँ का तक भेज दिया जाए, तो उसे भी भेजने से उन्होंने मना कर दिया। और आज़ाद हिंदुस्तान में उस माँ को बड़े ही दयनीय दिन देखने पड़े। अपने चूँकि वो पढ़ी लिखी थी नहीं, बहुत बुढ़ापा था उनका, आज़ाद का इंतज़ार में वो कहती थी हमारे बेटे कौन मारेगा, उससे किसकी लड़ाई। उन्हें कभी हम ये बोध नहीं करा पाए, इस गौरव बोध को उनके भीतर भर नहीं पाए, ये हमारी नाकामयाबी रही और उनकी सीमा है कि वो एक राष्ट्रीय शहीद की माँ है। उन्होंने 2 उंगलियों को अपने धागों से बांध रखा था, एक मनौती मानी हुई थी कि हमारा बेटा लौट आएगा। कभी भरोसा नहीं किया कि मेरा बेटा मर गया है या उसका बलिदान हुआ है। उसके इंतजार में रोते रोते उनकी एक आंख फूट गई थी। उन आखिरी दिनों में उनके चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत प्रिय साथी करीबी सदाशिवराव मलकापुलकर ने उनकी काफ़ी मदद की, उनकी माँ की बहुत सेवा की। कई बार वो कहने लगती थी चंदू होता तो कैसे ज़्यादा सेवा करता। धर्म या तीर्थ स्थानों में उनकी आस्था ना होती हो भी मलकापुलकर जी की, तब भी माँ को उन्होंने अकेले ले जाके तीर्थों की यात्रा कराई कि वो धार्मिक महिला थी। बाद के दिनों उन्होंने कोदों जैसा बहुत निकृष्ट अनाज खाते हुए अपने पेट का गड्ढा भरती रहीं। जब उनके दुर्दिनों के बारे में पहली बार पता लगा, बनारसी चतुर्वेदी को उनके माध्यम से लेखा लिखाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात की जानकारी मिली कि आज़ाद की माँ जीवित हैं, तो उन्होंने अपने पास से 500 रुपये तुरंत उनको भेजे थे। फिर कुछ और लोगों ने थोड़ी सहायता की, लेकिन आज़ाद की माँ को सहायता की दरकार भी नहीं थी। लेकिन बहुत क्षुद्र शब्द कहें क्या कहें, बहुत अभाव भरा, बहुत उपेक्षित जीवन उन्होंने जिया। झांसी में उनकी मृत्यु हुई, उनका अंतिम संस्कार भी सदाशिवराव मलकापुलकर ने किया। आज उनकी एक प्रतिमा भी झांसी में लगी हुई है। झांसी एक बहुत बड़ा केंद्र क्रांतिकारियों का रहा है। क्रांतिकारियों के जो बड़े केंद्र रहे हैं उसमें इलाहाबाद, झांसी, शाहजहांपुर, दिल्ली, आगरा, यहाँ तक कि आज़ाद ने तो दल को विस्तारित करने के लिए तो ग्वालियर भी केंद्र बनाया था, भुसावल को केंद्र बनाया था। भुसावल बम केस हुआ, वहाँ मुकदमा भी चला जलगांव की अदालत में। आज़ाद ने पिस्तौल भरी जलगांव की अदालत में, मुखबिरों में चलाई। आज़ाद तो अपने साथियों को सोवियत संघ भी भेजना चाहते थे ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे व्यक्ति कैसे कह सकते हैं वो कम पढ़ा लिखा है या पढ़ता? भले उन्होंने अपना लिखा या बोला नहीं, शब्दों के रूप आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन ज़िंदगी के रूप में हमारे सामने बिखरा पड़ा है। और उनके आखिरी उनके क्रांतिकारी जीवन को समझने के लिए ब्रिटिश हुक्मरानों की, जिन्होंने आज़ाद को मारा है, जिन्होंने घेरेबंदी आज़ाद की 27 फरवरी 1931 को, वहाँ उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए। वो रिपोर्ट्स ये हैं, एक तो नाट बाबर ने उनको घेरा था, विश्वासघात तो वीरभद्र तिवारी ने किया था, कुछ और लोगों ने मुखबिरी की थी, आज़ाद वहाँ बैठे हुए हैं। जिस समय अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र के साथ बैठे हुए थे, कुछ सलाह मशविरा करने गए थे वो वहाँ, तो उसी समय उनको शक हुआ। ये ध्यान नहीं आ रहा है कि ये बयान सुखदेव राज का है उनका, कि व्यक्ति जो जा रहा है इधर से पीछे से ऐसा लग रहा है वीरभद्र तिवारी है। लेकिन फिर भरोसा नहीं कि शायद हो भी सकता है, तो इसने देखा नहीं हम लोगों को, लेकिन वो देख लिया था। उसी ने खबर कर दी जाके और आज़ाद को घेर लिया गया वहाँ। तो वो रिपोर्ट्स पढ़ने लायक हैं जो बयान हुए हैं मृत्यु के बाद, नाट बाबर का और एस.टी. कॉलिंस का, जो उससे ही बड़ा पुलिस अधिकारी था। तो उन्होंने लिखा है कि अगर धोखे से पहली गोली ही आज़ाद की जांग में ना लग गई होती तो कोई व्यक्ति हम में से कोई बच के नहीं जा पाता। आज़ाद के पास बारूद भी कम थी, एक पिस्तौल थी, कुछ कारतूस थे, तो पहली उनकी जांग में लग गई। तो घिसट के किसी तरीके से उन्होंने, और अपने साथी का तुम निकल जाओ, कि हमेशा पार्टी के नेतृत्व का ये रहता था कि एक साथी भी बच पाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर एक नहीं बच सकता है तो उसको बलिदान दे दिया जाए, लेकिन दूसरा बच जाए, ये ताकत पार्टी की बची रहेगी। तो सुखदेव राज नहीं जाना चाहते, तभी उन्होंने उनको भगा दिया, वो निकल के गए, आज़ाद घिर गए। तो मौसरी के पेड़ की आड़ लेके उन्होंने गोलियां चलानी शुरू की। तो नाट बाबर का खुद का बयान है कि ये गोली मैंने जिस समय उस पर चलाई है तो पता नहीं इधर क्या बोला जाता, लेकिन हमारे गांव देहात में तो पेड़ की 2 शाखाएं जब ऊपर हो जाती हैं तो बीच की जगह जो होती है उसे गब्भा बोलते हैं। तो उस गब्भे में पिस्तौल रखे, अपने को बचा के पिस्तौल रख कर आज़ाद पे गोली चलाई है। तो आज़ाद जब अच्छा पूरी पुलिस घेरी हुई थी, उनको एक व्यक्ति नहीं घेरे हुए था, जिसमें एक दरोगा था विश्वेश्वर सिंह। तो जब उन्होंने देखा कि इधर से गोली आई है तो उनका निशाना इतना अच्छा था, जबकि घायल होने के बाद उन्हें मालूम हो गया था कि हम बचेंगे नहीं, क्यों भाग के जा नहीं पाएंगे, और पुलिस इतना घेर लिया। लेकिन उस स्थिति में उन्होंने अपने, जैसे गांव में कहा जाता है, औसान नहीं खोए, अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, चेतना को बरकरार रखा, निशाने को बरकरार रखा, बहुत बड़ी बात होती है।
हम लोग खूब हवाई फायर कर लेते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो बंदूक हमारे हाथ से कई बार गिर भी जाती है। अक्सर हमने देखा है, या बंदूक चलती नहीं, जाम हो गई बंदूक या कुछ और हो गया। लेकिन आज़ाद ने उन क्षणों में अपने को साबित किया कि वो पार्टी कमांडर इन चीफ है। तो नाट बाबर की पिस्तौल के ऊपर जो उन्होंने गोली दागी है, तो नाट बाबर का खुद का बयान है कि उसकी पिस्तौल पे ही गोली लगी, वो पिस्तौल नीचे गिर गई। तब तक दूसरी तरफ से दरोगा विश्वेश्वर सिंह ने गोली चलाई आज़ाद पे। तो आज़ाद ने उस तरफ देखा कि इधर से गोली आई, तो लेटे लेटे ही गोली चलाई है। दरोगा विश्वेश्वर सिंह के दाहिने जबड़े में गोली लगी और पूरा का पूरा जबड़ा उसका निकलता हुआ चला गया। पूरी जिंदगी विश्वेश्वर सिंह जीवित रहा, जब तक फतेहगढ़ का रहने वाला था। बाद के दिनों वो यही चिल्लाता मरते समय, बचा लो चंद्रशेखर आज़ाद आ गए। पूरे जीवन में वो लिक्विड नहीं ले सका, वो सॉलिड नहीं खा सका, केवल लिक्विड लेता रहा कि उसका जबड़ा टूट गया था। ये आज़ाद का निशाना था। दूसरी बात, नाट बाबर ने जो बयान दिया है, जो वहाँ मुआयना किया गया है, पुलिस के बयान और पुलिस का जो सर्वेक्षण निरीक्षण होता है, उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है, वो बहुत नापजोक के साथ तैयार होती है। ये देखिए, पूरी पुलिस ने घेरा हुआ है इतने बड़े अधिकारियों के साथ। आज़ाद ने जो गोलियां चलाई हैं सामने पुलिस पर, या जिधर से उन पर प्रहार हो रहा था, वो सब 5 और 6 फीट के रेंज में लगी हुई हैं। लेकिन ये लोग जो गोली चला रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर, वो 10-10-12 फीट के रेंज में लगी, कोई यहाँ लगी, कोई यहाँ, कोई 10-12 फीट ऊपर। यानी हालत पुलिस की खराब थी। और नाट बाबा ने कहा भी है कि अगर उनमें से उसके गोली इस तरीके से उस मोटे आदमी की ना लग गई होती, जो एक पैर में, तो उसमें हम में से कोई बच के नहीं जा पाता। और उसकी निशानेबाजी की तारीफ में आप देखें कि जिस समय आज़ाद बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए, जनता तो अपने ढंग से कहानियाँ गढ़ लेती हैं कि आज़ाद ने अपनी अंतिम गोली एक बची तो अपनी कनपटी मार ली। हम इस बात को नहीं मानते हैं, क्यों आज़ाद की जो गोलियाँ लग चुकी थीं, उनके शरीर के जो मनुष्य शरीर का फ़ोटो भी हमारे पास, असली फ़ोटो है, तो उसमें कई जगह उनकी गोलियाँ लगी हुई। हो सकता है उन्हीं से उनके प्राण निकल गए हों। और पुलिस भी ये नहीं कह सकती थी। क्या उनकी कनपट्टी पर कोई गोली थी लगी? नहीं, ऐसा उस रिपोर्ट में तो नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो नहीं जाहिर होता है। लेकिन दादा रामकृष्ण खत्री जो इसमें थे, काकुरी केस के, आज़ाद के साथी थे, आज़ाद को पार्टी में लाए थे वो एक तरीके से, वो और मनमथ नाथ जी। मैंने पहली बार बहुत छोटी पुस्तिका मैंने लेखन शुरू किया, तो उसमें लिख दिया था कि आज़ाद की ने अपनी गोली अंतिम कनपटी मार ली। तो उन्होंने जो पढ़ी, मैं उनके पास लखनऊ मिलने गया, बोले सूर्य तुम भी वैसी कहानी लिख गए जो जनता में प्रचलित कर दी जाती है। ऐसा नहीं था। एक खत्री दादा ने भी इस बात का खंडन किया था। मतलब तो जो बात हम कहने जा रहे हैं वो ये कि जिस समय इतना डर था पुलिस को, पुलिस के नाट बाबर जैसे अधिकारी को, जिसे क्रांतिकारी EST कॉलेज जैसे क्रांतिकारियों से निपटने का जिम्मा जिसे सौंपा गया था पूरे उत्तर भारत में, कि आज़ाद मृत पड़े हैं, लेकिन उनके मृत शरीर के निकट जाने का किसी भी पुलिस अधिकारी को साहस नहीं हो रहा है। तब ये परीक्षण किया गया कि अभी कई गोलियां उन पर चलाओ। कई गोलियां उन पर चलाई गई, जब उनके कोई शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तब उनके पास गए। और नाट बाबर को हम इस रूप में जरूर याद करेंगे। आज़ाद को मारा है उन लोगों ने, साम्राज्यवाद के वो थे, पुलिस प्रतिनिधि थे, पुलिस के प्रतिनिधि थे, साम्राज्यवाद के तो वो थे ही। बावजूद इसके नाट बाबर जब आज़ाद के मृत शरीर के पास पहुंचे हैं, तो अपना हैट उतार कर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के उस सेनापति कमांडर इन चीफ को सैल्यूट किया पहले हाथ से। उसे उन्हें पता था कि ये इतिहास है, इतिहास बनने जा रहा है, इतिहास बन रहा है, इतिहास निर्मित हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ये किया कि आज़ाद की पिस्तौल को कब्जे में ले लिया। वो पिस्तौल अपने साथ इंग्लैंड ले गया। अब उसकी लायकी देखिए, नैतिकता देखिए, इस बात की हम प्रशंसा करेंगे। जिस समय 1981 में दादा रामकृष्ण खत्री और बहुत से क्रांतिकारी जीवित थे, पीछे हम भी लगे हुए थे, तो ये प्रयास किया गया कि आज़ाद की पिस्तौल इंग्लैंड से वापस मंगाई जाए। तो वहाँ से पत्र व्यवहार किया गया सरकार से, नाट बाबर से उन लोगों ने बात की हुई। तो नाट बाबर ने सिर्फ इतना कहा, कोई उसने कीमत नहीं बताई कि हमें इसकी कीमत इतनी दी जाएगी, 2 लाख 4 लाख है जो भी है। उसने कहा सिर्फ अल्फ्रेड पार्क की उस जगह की एक फ़ोटो जहाँ आज़ाद की शहादत हुई है, वो फ़ोटो भेज दिया जाए हमें, और एक भारत सरकार एक अनुरोध पत्र हमें भेजे कि पिस्तौल हमें वापस दे दी जाए। उसने यूं ही पिस्तौल वापस कर दी, फोटो लगा के। तो अपने एक मामूली पिस्तौल और चंद का, देखिए एक फिल्मी गाना है जिसकी लाइनें हैं कि प्यार करने के मौसम बहुत है मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। तो जान देने की ऋतु जब आती है तो बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जान देने की ऋतु आई तो जीवन को तो उसने क्रांतिकारी ढंग से जिया ही,
लेकिन अंतिम क्षणों को उसने इतिहास में अपनी मामूली पिस्तौल से और चंद कारतूसों से इस तरीके से दर्ज कर दिया कि ये कथा हमेशा अमर रहेगी और प्रेरक बनी रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थी जी, द लीडर से बात करने के लिए। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जैसा कि विद्यार्थी जी ने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि क्रांतिकारी आंदोलन के कमांडर इन चीफ थे, उनकी पार्टी का और उनका जो लक्ष्य था कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो और राष्ट्र का, किसी भी एक राष्ट्र का दूसरा राष्ट्र शोषण ना कर सके, इस लक्ष्य के साथ उन्होंने अपने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। खैर, अब हमें ये समझना है आज के दौर में क्या ये दोनों लक्ष्य अब तक मिल चुके हैं या नहीं, अगर नहीं मिले हैं तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। धन्यवाद।